अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किलात का सामना है। कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो पार्टी की मौजूदा क़यादत की जानिब से खुद पैदा की गई, यानी कि पार्टी में ग्रुप बंदी है जिसकी तस्दीक खुद बानी PTI भी कर चुके हैं। जबकि एक तीसरा ग्रुप भी ऐसा है जो साबका अरकान पर मुश्किल है और वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ख्वाह है। बयानबाजी जारी है, इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं। इस हवाले से फवाद साहब ख़ास मुतहरिक हमें दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा लीडरशिप के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ये आपको सुनवाते हैं। टू बी फेयर विद अफजल मरवत को तो इमरान खान जानते ही नहीं थे, या वो इमरान खान को नहीं जानते, और इसी वजह से उनको जो है वो फिर अब साइडलाइन हो गए। भाई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनके कद इतने छोटे हैं कि उनकी सारी सियासत इस पे खड़ी है कि कोई बड़े कद वाले लोग शामिल ना हो जाएं और उसकी वजह से वो बिल्कुल ही चूहे ना बन जाएं। अनफॉर्चुनेटली जो PTI की जो लीडरशिप है ये उसके मसले हैं, इमरान खान के मसले तो नहीं है। ये जनाब आपने फवाद साहब को सुन लिया, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूदा क़यादत के हवाले से। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी कुछ उन्होंने बातें की। मरवत साहब का उस पर ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे आप बोलने पर मजबूर ना करें, मैं बोलूँगा तो बहुत सारे आपके मामला हैं, करप्शन से रिलेटेड मामला है, उस पर बहुत सारी बात हो सकती है। ये तो मसाइल हैं लीडरशिप के हवाले से, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्पेस पैदा करने के लिए एज ए अपोजिशन पार्टी रोल प्ले करने के लिए अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें भी पार्टी में एक डिवीजन नजर आ रही है। असद कैसर मौलाना को लेकर एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं, अलीमीन गंडापुर जो CM हैं KPK के, उनका एक अलग मौक़िफ़ है। तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की सियासत में ये मामला किस तरफ आगे बढ़ेंगे, आज के प्रोग्राम में इन्हीं पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलो। हमें वीडियो लिंक पर जो है अजहर सदीक साहब आज सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल कीम सदीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जबकि हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। अजहर सदीक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप 80% लीडरशिप जो है वो वकला पर मुश्तमिल है। फवाद साहब कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप चाहती नहीं कि खान साहब के केसेस ख़त्म हो, वो बाहर आएँ, तो आप लोग सीरियस नहीं हैं उनको बाहर लेकर आने के लिए, क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम पे? बहुत शुक्रिया। क्या पाकिस्तान में मारूजी हालात नॉर्मल हैं? अब दो चीजों के बाद अब तो कोई शक की गुंजाइश रह नहीं चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, जिस तरह बैठकर लोग अगवा हुए और उसके बाद वफादारियां बदली, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब वो जो एजेंडा आप देख लिया कि सारे कोशिशें करके देख ली हैं, वो कामयाबी ना मिल सकी, तो अब कामयाबी वो बेसिक प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल का। तो अब डिवाइड एंड रूल का आप देखें ना, वो मैं वो अब बड़ी बातें हम यहाँ कर रहे हैं। जहां तक देखें, फवाद चौधरी साहब जो हैं दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं, और वो जो फैसला होगा वो बैठकर पार्टी के बारे में बैठकर फैसला करेंगे जो कोई बातें हैं। और दूसरा देखें, कोई एक दूसरे के बारे में अब क्या शाहिद खाकान अब्बासी क्या बातें कर रहे हैं, जुबैर क्या कहता है, मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, रोहील असगर क्या कह रहा है। यानी ये जो पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, उसमें पार्टी का डिवाइड का कोई छोटे मोटे वाकया जो पार्टी की जो आपकी सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपके जो बानी चेयरमैन है वो जेल में मौजूद है, पार्टी जो टूट फूट का शिकार है, आपने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करनी है, वो वाली कंडीशन आपकी तो नहीं है। वो तो हुकूमत में बैठे हुए, उनके मामला ठीक चल रहे हैं, तो अगर कोई बयान दे भी देता है तो उनको मसला नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए मैं बात करना चाह रहा था ना, आपने मेरी बात को आपने कहा नहीं पहले इस तरफ आ जाएं। आप देखें क्या मारूजी हालात हैं, क्या यहाँ इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? जो वर्किंग पेपर आया है यूनाइटेड नेशन का, और वो वहां वो पढ़ लें। ये आप जो वर्किंग पेपर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें देखना, आज एक बयान भी आ गया है एंटोनियो गुतेरेस के जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट एक पैनल था जिसकी राय है। क़य्यूम सदीकी साहब इस पे मुस्कुरा भी रहे थे। सदीकी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उसकी ज़ाहिर है मैं अब अज़हर सदीक साहब जो हैं ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब ना वो कहीं रेजोल्यूशन पेश हुई है, ना रिकॉर्ड है, अब वो एक लॉबिस्ट फर्म के ज़रिए एक लॉबिंग की जाती है और उसके ऊपर बहरहाल वो इनका अपना मकसद है, लेकिन हक़ाइक़ जो है उसके बिल्कुल बरअक्स हैं कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई बहुत बड़ा पैराफ्रेज जो है ना वो उसको क्रिएट कर सकें। हाँ, ये है कि ये क्वालिटी है अज़हर सदीक साहब की जमात की कि वो सोशल मीडिया के ऊपर गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है वो लार्जर दैन द पिक्चर जो बना के तो वो पेश कर लेते हैं। ये इनकी एक
जो गोइबल्स की खसूसियात हैं वो बहरहाल इसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो उसको कर लेते हैं। अदरवाइज तो वाक़तन ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चल इस पे आगे की बात करें, केसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो फवाद साहब कह रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप चाहती नहीं कि केसेस और ट्रायल तेज़ी से हो या खान साहब बाहर आ सकें, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट अदालती मामला तो बड़े अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो क्या लगता है कि लीडरशिप बाहर इतनी जो वकला है सिंसेयर नहीं है मामले को लेकर? देखें, जहाँ तक देखा जाए तो वकला की अपनी एक लीगल स्ट्रेटजी होती है, और उस लीगल स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ आरा किस्म की इनपुट्स हैं, और वहाँ पे कोई गलत किस्म के फ़ैसले जो हैं वो होते हैं। मुख्तलिफ मुकदमात हैं, आप देखें कि वो उनको किस तरह से लेके हाई कोर्ट तक आ गया, मतलब बहुत सारे ट्रायल जो हैं वो इनकी अपनी हिकमत अमली या मुख्तलिफ हर चीज़ को चैलेंज करके ऊपर तक, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद एक दूसरा दौर। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुकदमात जो हैं वो फिर पै दर पै बनाए भी गए हैं, और उनके अंदर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और वो सारा सिलसिला जो है वो मौजूद है। लेकिन इसमें आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था एक मर्तबा कि जनाब ये जिन लोगों के ऊपर तकिए कर रहे हैं वो इनके अपने लोग नहीं हैं। तो अब ये को जानना है, और ये इन्हीं की पार्टी का फैसला होगा। अब ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो मुख्तलिफ जो बल्ले का फैसला था उसमें जो मखसूस नशिस्तों की आज बात हो रही है वो उस वक्त इनको समझाया गया था, और फिर आज जो है वो और तरह की बात कर रहे हैं कि फिर अब खुद फैसला किया कि आज़ाद खड़े होना है, और फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की आरा करके, तो वो बहुत सारे ऐसे इनके लीगल स्ट्रेटजी जो है वो उसने सियासी जमात की गलतियों में मज़ीद इजाफा किया। गलतियों में इजाफा हुआ है। हारिस साहब, टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, लेकिन आलमी सतह पर जिस तरह यूनाइटेड नेशन के हवाले से हम देख रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ गई, या अमेरिकन कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हो गई, तो ये तो वो टाइम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि यहाँ मिलकर एक तरह हुकूमत पर एक प्रेशर पड़ा था, तो ज़रा कोई मूवमेंट चलाते, कोई मुताहरिक होती लीडरशिप, लेकिन डिवीजन का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें बेसिक वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है ये लीडरलेस पार्टी है। दैट इज अ बेसिक फ्लॉ। कोई भी जो प्रोमिनेंट लीडर है वो सामने नहीं, सिवाय उमर अयूब के अलावा बाकी ज़्यादा आपके लॉयर्स हैं, और अजहर एडवोकेट साहब जो बड़ा एक्टिव रहे हैं, बड़ा पार्टी करते हैं, उनको भी मैं नज़र नहीं, वो भी मुझे नज़र नहीं आते। तो जिस सोचें कि नए ग्रुप ने एक टेक ओवर किया हुआ है विद कॉल देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पार्टी इंटरेस्ट के लिए, कि जी ये जो ग्रुपिंग हुई है, उसके बाद जब लीडरशिप पार्टी होती है तो अंदर क्या फैसला होता है, बाहर क्या बताया जाता है, दैट ब्रिंग्स लॉट। ये एक ग्रुप बना हुआ है जो उनको किसी से मिलने नहीं देता, उनको दूर रखता है, ये सोचने की बात है अंदर क्या बातें होती हैं। तो यहाँ पर बानी पीटीआई को विल हैव टू टेक सम वेरी कॉन्क्रीट स्टेप्स टू कीप यूनाइटिंग द पार्टी, और उसके बाद अपनी पॉलिटी में रीहैश करें, चेंज करें पॉलिसी को, लाइक अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लेकर आए जमहूरी तरीके से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट को हमेशा सामने रखें, ये देखें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, क्या इस वक्त हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है ये बेहतर हो, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए, लोगों में बिजनेस कम्युनिटी का बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए, वो कहे जी मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या ये हम इंडिकेटर दे रहे हैं, ये चीज़ें सोचने की बात है। आई फील कि इस वक्त बानी पीटीआई को पॉजिटिव रोल सोचना चाहिए, और वो पॉजिटिव रोल है कि अगर उनको आपके कोर्ट्स उनको लीगली रिलीफ दे देते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो आए, बाई इलेक्शन लड़ें, एमएनए बने, ही शुड गो टू द पार्लियामेंट जाके प्ले अ पॉजिटिव रोल एज अ ऑपोजिशन लीडर। वहाँ जो आपने सियासत करनी है, जो करनी है वो अंदर करें। इन द मीन टाइम इफ आई एम एट ए प्लेस, मैं ये कोशिश करूंगा कि फॉर्म 45-47 का जो इशू चल रहा है, विगरसली अपनी लीगल टीम को बजाय अपने उनको पॉलिटिक्स में लगाया हुआ है, वो सारे जाके इनके केसेस लड़ें और अपने एमएनए एमपीज को वापस रिवाइव कराएं, 25-30 एमएनए को आए, हाउस में मेजोरिटी लें, एंड देन मूव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और हुकूमत बने जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। रऊफ हसन साहब ने कल कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी डील की ऑफर मौजूद है, स्टिल मौजूद है, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ उस पर भी उन्होंने वजाहत की कि वो क्या है, कहाँ चले जाएं, कैसे मामला देखें, बैठ जाएं, अच्छा टाइम आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डील की कोई ऑप्शन? एस्टैब्लिशमेंट कोई डील नहीं कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट ये बात है इस वक्त पॉलिटिकल लीडर तो गवर्नमेंट का
शहबाज शरीफ साहब को समझना चाहिए कि सबसे उनकी अहम जरूरत और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आए, और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जब आप इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, गिव अ नेशनल कॉल, डायलॉग कॉल, सारी पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुला लें, पीटीआई को भी इन्वॉल्व करें, बुलाएं, बैठ के बात करें, उसमें आप अज़्म इस्तेकाम की बात करें, आप उसमें सियासत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और देखें वहां पर क्या बनता है। आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए ताकि बॉल शुड बी इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई के वो नहीं आए हैं। आप कॉल खुद एज प्राइम मिनिस्टर दें, या नीचे अपने वज़रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ये लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहा ना कि आए मिसाके मईशत पर बात करते हैं, मामला को लेकर आगे चलते हैं, नाम लिए बगैर कहा कि आपकी मुश्किलात से हम वाकिफ़ हैं, हम भी इन मुश्किलात से गुजरे थे। अजहर सदीक साहब ये कि हर जिससे भी बात करें वही बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल टॉक पर आना होगा, मतलब मुज़ाकरात करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो क्यों आप लोग बैठ के बात नहीं करते हुकूमत के साथ? बहुत सारे मामला है, बात तो हो सकती है। चाइनीज़ के मामले पर हमने देखा, वहाँ पर आपका डेलीगेशन गया, सब ने उसको जो है उसको एडमायर किया कि अच्छी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा जेस्चर दिया। अच्छा, मैं जो कि कयूम सिद्दीकी साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मैं तो नवाज शरीफ की गाड़ी से ना उतरता हूँ ना बैठता हूँ, और हारिस नवाज साहब जो बातें कर रहे हैं वो मैं अब समझ गया हूँ, क्योंकि निगरान सेटअप का हिस्सा रहे हैं, तो वो समझ आ गई है बात क्या है। बात जरा समझिएगा, पॉजिटिव बात करनी है। क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म नहीं हो रहा? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। फिर इल्जाम लग जाता है कयूम सिद्दीकी लॉबियस्ट। भाई यानी इमरान खान इतना ताकतवर हो गया है कि चंद लॉबियस्ट के जरिए अपना अमेरिकी पार्लियामेंट में करारदाद पास करा दे, तो फिर अंदर क्यों बैठा हुआ जेल के अंदर? उसे तो बाहर आ जाना चाहिए फौरी तौर पर। और वो यूएन का जो वर्किंग पेपर बनाया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसे फिर लीडर मान लेना चाहिए इन सबको। ये चुप करके पीछे हटे, फिर उसको आने दें कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है। यानी ये मजाक उड़ रहा है आप लोगों का, और आप कह रहे हैं कि बैठकर आए टेबल टॉक करें। क्या टेबल टॉक करें? अभी आज आपने जो आप अपना पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने वोटिंग नहीं करता था, वो गया अपना जेल। ठीक है, चलें आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया है जो दोनों ग्रुप्स को, आप किस ग्रुप की जानिब से जाएंगे? आप जाएंगे मुलाकात के लिए? चलिए, सिग्नल इनके फ्रीज हो रहा है जी। आप देखिए, खान साहब ने मुलाकात के लिए बुला लिया है, तो मतलब चले ये तो बात इंडोज होगी कि ग्रुपिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी हुई है जिसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये तो बहुत अरसे से है, आप ये छोड़ दीजिए, पहले दिन से है। मिराज मोहम्मद खान जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो क्यों छोड़ के गए थे? फिर उसके बाद जस्टिस वजीरुद्दीन जो है उनकी सरबराही में जो कमीशन बना था और वो सारा कुछ हुआ था, वो भी सबको पता है। तो पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात होते भी रहते हैं और उसकी वजह एक है। बाकी जो है मैं दूसरी तरफ आऊँगा, लेकिन अब क्योंकि सुन रहे हैं अजहर सदीक, और अजहर सदीक साहब ने एक बात की है तो उसकी क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, और अगर कोई अभी रैली हो रही है या उसमें चल रहा है तो उसको कवर करना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं अगर वो कवर करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए अगर जाऊँगा कहीं तो वो भी एक और बात है। नॉर्मल प्रैक्टिस है, गाड़ी में बैठ के बात हो जाती है। अब ये कोई ताना मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या है। बस इसी तरह की बेरब्त सी बातें जो हैं वो पीटीआई के अपने अंदर और अपने वकला के अंदर हैं। अब हमने ये देखा है कि ये कैसी वकालत है कि एक लीडर जो है वो तो जेल में बैठा है, लेकिन जो वकील थे वो एमएनए बन के बैठे हुए हैं। मतलब है कि ये तो उनको सूट करता है कि इमरान खान जितनी ज्यादा देर अंदर रहेंगे, इनकी जो है वो सियासत चमकती रहेगी। अब 9 मई के बाद की बात जो है, जिस तरह से पार्टी बिखरी है, अजहर सदीक साहब को पूछिएगा कि किसने दावत दी थी कि 9 मई करना है, कि अगर आप कौमी तंज पे सलामती के इदारों के ऊपर हमले करेंगे और फिर उसके बाद ज़ाहिर लॉ ने अपना रास्ता लेना है और उसके बाद आपकी वो होगी, आप उसको आप कहते हैं कि हमारे साथ विक्टिमाइजेशन है। ये कहाँ से विक्टिमाइजेशन है? अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून हरकत में आएगा, और रोज़ाना जो है वो अजहर सदीक साहब अदालतों के अंदर पेश होते हैं और अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेके बाहर निकलते हैं। एक और भी बात बहुत सारी हो रही है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत और उसके ऊपर भी कोर्ट्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं।
अभी हमने देखा है साइफर केस के अंदर जमानत हुई है, अभी हमने देखा है बुशरा बीबी की जमानत हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं, लीगल सिस्टम है उसके अंदर। और मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब से बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है कि वो पार्लियामेंट पे हमला करें तब माफ़ कर दें, वो इस्लामाबाद को जला दें तब माफ़ कर दें, वो अपना पार्टी का आइन है उसके ऊपर अमल ना करें और मुल्क का आइन तोड़ दें तो तब भी उनके ऊपर नवाज शाद की बरसात है। तो वो तो सारा कुछ जो है ना, सारा सिस्टम गलतियां ये करें, खुद को कानून से बड़ा समझें और फिर ये तस्वुर हो कि जनाब पूरा जुडिशल सिस्टम आके इनकी गलतियों को दुरुस्त करके फिर इनके हाथ में ये थमा दे कि हाँ जी आप जो हैं कानून से भी बड़े हैं, आप आइन से भी बड़े हैं। और मैं तो कहता हूँ इस मुल्क के अंदर वज़राए आज़मों को फांसियां दी गई हैं उनके मतलब ड्यू प्रोसेस किए बगैर। ठीक है, इनको तो पूरा ड्यू प्रोसेस मिल रहा है कि लोकल बॉडी जो लोअर जुडिशरी से जो है वो आपके मुकदमात शुरू होते हैं, ऊपर वाले मुकदमे आते आते उस वक्त तक कई किस तरह चीजें। ब्रेकर साहब, ये पाकिस्तान तरीके साहब जो डिवीजन है इस पर बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे वर्किंग ग्रुप की यूनाइटेड नेशन के, अब जो ये रेजोल्यूशन पास हुई वहाँ पर इसके साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस का जो मामला है, हुकूमत पाकिस्तान पर इसका कितना प्रेशर पड़ेगा? और जिस तरह यूएन की जो वर्किंग पैनल है उसकी राय में जो कानूनी राय उसने दी कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान के क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बात यह कि दे हैव नो बिजनेस टू डू ऑल दिस थिंग, इसलिए कि वो अपने देखेंगे अपने इलेक्शन में क्या किया है, वो इंडिया में क्या इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या जुल्म बर्बरी, क्या उसमें इनके नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में जरूर इंटरफेयर उन्होंने करना होता है। बात यह कि दे वांट कि पाकिस्तान शुड नॉट बी पोलिटिकली स्टेबलाइज, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, देर ओपनली यूजिंग इट, और वहाँ पर वो चाहते हैं बलूचिस्तान में खुदा न खास्ता इसको अलहदा किया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए, सीपैक ना बने, ये उनकी पूरी कोशिश है। सो हमें अपने मामला वी शुड नॉट बॉदर अबाउट एनीबॉडी, वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट आवरसेल्फ कि अपने अपने घर को कैसे ठीक करना है, हमने इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है, हमने इन हाउस अपनी जो गलती है उसको ठीक कैसे करना है और जमहूरियत को कैसे लेके चलना है, ये हमें सोचने की बात है। यही हमारी प्रॉब्लम है कि इस वक्त ये बानी पीटीआई की कहूँ या इनके जो पोलिटिकल लीडर की गलती है कि तमाम लॉयर्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पॉलिटिक्स, हर एक आगे लेना, इसको इस वक्त वो ग्रैब करना चाह रहा है जो पावर वैक्यूम हुआ है, नॉट रियलाइजिंग कि ये जज, ये सारे लॉयर्स, इवन अजहर साहब जो आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इनको चाहिए कि जो एमएनए के साथ जो कहते हैं फॉर्म 45 का इश्यूज है वो कंटेस्ट करें इलेक्शन में, वो जाके वहाँ पर कोर्ट में करें और वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि मैंने नहीं देखा कि वहाँ कोर्ट में पेशियां हो रही हैं, 45 फॉर्म की क्या बात हो रही, सब कोशिश कर रहे कि यही है कि जी ये जो है 190 बिलियन का केस है, उसके बाद आपके सामने जो ये निकाह का केस है जब सजाएं उनके पास उनकी माफ हो जाए। मेन इशू वो है आप अपनी मेजॉरिटी पकड़ें, आप अपनी मेजॉरिटी करें और फिर जाके डेमोक्रेटिक तरीके से आप असेंबली में अपनी पोजीशन ठीक करें, बजाय इसके कि आप हर एक को ब्लेम कर रहे हैं। मुल्क में कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ताकि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो और लोगों में खुशहाली आए, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। इसके लिए असेंबली को स्ट्रॉन्ग करें, असेंबली को फॉलो करें। मौलाना फजलुर रहमान देखें और एएनपी ये जो पीपल पीटीआई के साथ मिल रहे हैं ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये अननेचुरल अलायंस है। इनके हमें पता है कि इनकी अलायंस किसके साथ है और ये कहीं ना कहीं सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है कि मौलाना फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि मैं पीटीआई के साथ मिलूं, एएनपी के साथ मिलूं, मैं एक तहरीक चलाऊं और प्रेशर डाल के ही गेट सर्टेन रिलीफ्स फ्रॉम और बेनिफिट्स फ्रॉम हुकूमत के साथ। दैट इज द इशू। अदरवाइज दोनों की नजरियात नहीं मिलती। ठीक है अजहर साहब, हम देख रहे हैं कि फवाद साहब के हवाले से कुछ इतलात थी कि उनके साथ आपकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उससे रब्ता किया है, उनको क्या काम एंड कूल रहे हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं उसको जरा उसका खात्मा करें, तो इस तरह का कोई रब्ता हुआ है? ऑल तो उसकी तरदीद आई भी है, कोई रब्ता वैसे हुआ है किसी स्टेज पे? अच्छा, पहली तो बात है जो मेरे पास इतलात है ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। यानी मैं दो बातें मैं कर लूं। पहले मैंने ये असल में कयूम सिद्दीकी साहब बैठे हैं जो सहाफी हैं, वही बैठे हुए हैं जी जी बिल्कुल, अब्दुल कयूम का नुमाइंदा या पीपल्स पार्टी का या कोई एस्टैब्लिशमेंट या तहरीक, अच्छा तहरीक इस्तेकाम, मैं समझा शायद वो कोई बैठा हुआ है। यहाँ मतीउल्लाह जान को बुला लेते, हसनात को बुला लेते, साकिब बशीर को बिठा लेते और वो आपको बता देते कि अदालतों में क्या हो रहा है,
मुल्क के बाहर क्या हो रहा है वो सारा कुछ सच, और सारा कुछ अब सच सामने आ रहा है। यानी मुझे बड़ा हैरानगी होती है, ये बता रहे हैं कि वोकला, अच्छा वोकला क्या करें, क्या वोकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे, क्या नॉर्मल हालात है इस मुल्क के अंदर, यानी और कुछ नहीं रह गया। भाई किसको सिखा रहे हैं, इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कोई है, आज हम जो मर्जी कहते रहे। यानी मैं दो बातें आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने जब मुदाखलत की, जब साइफर आया और साइफर के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, मुदाखलत के हवाले से बात हुई, डिमार्च किया गया, वो मुदाखलत नहीं थी। अच्छा ये मुदाखलत नजर आ गई कि पार्लियामेंट, अच्छा पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है और इल्जाम ये लगाता है लॉबियस्ट। यार मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या मतलब है पूरी पार्लियामेंट जो है वो हम इमरान खान इतना ताकतवर आदमी आ गया कि पूरी लॉबियस्ट को, तो भाई हिम्मत हाथ छोड़ दे, फिर इमरान खान को बाहर निकाल दें आप, क्या आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप यूके आप अमेरिकन पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सके। खुदारा ये नहोश के नाखुन लें, इस तरह की बातें मत करें। फिर आ जाए आपने यूएनओ पे इल्जाम लगा दिया, भाई वर्किंग रिलेशन में मलेशिया के प्रेसिडेंट का इतने केसेस वहां पर मौजूद है और ह्यूमन राइट की जितनी वायलेशन हो रही है वो रिपोर्ट बार बार पढ़नी चाहिए। मैं तो मुतालबा करूंगा कि वो उर्दू में, अपना फारसी में, सिंधी में, पंजाबी में रिपोर्ट। लेकिन जो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उसको आज ऑन नहीं किया उस तरह से। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़े, उसके बाद इशू से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अबानी पीटीआई पर जो केसेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्यों साहब आपके सामने है, हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जब केसेस बनते हैं, अब वो डॉन लीक्स हो, बड़ा शोर शराबा होता है कि बड़े केसेस हैं, बड़ा फैसला आएगा, लेकिन टाइम के साथ उनकी उतनी अहमियत नहीं होती, मतलब केसेस ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह बनाए जाते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अभी 1971 के हवाले से बानी पीटीआई की जो एक ट्वीट थी, सुना है कि पंजाब हुकूमत उस पर केस बनाने का इरादा रखती है, तो इस केस का क्या मुस्तकबिल होगा अगर बनता है तो? देखिए मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। जाहिर है कि अब 71 को अगर देखा जाए तो ये तो आपकी एक तारीखी हकीकत है, और उसके ऊपर 71 और 71 के सानहा के हवाले से उसके जो किरदार थे उस पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो भी एक फैक्ट है। तो ये इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी तारीख का हिस्सा हैं, और तारीख के हिस्से को दोहराना या उससे सबक हासिल करना और उसको एक मकसद के लिए वो करना, वो उसमें तो मुझे कोई ऐसी वो नहीं नज़र आती। लेकिन उसके अंदर जो इशू मेरे ख्याल में इन्वॉल्व होता है, वो उसमें जो जिस तरह से मौजूदा और साबका याह्या खान को और जना आसिम मुनीर की जो पिक्चर्स हैं, और फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन करके उनको एलेज करना किसी चीज़ के ऊपर, तो मेरा ख्याल कि वहाँ पे कोई वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू या वो एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कानून, अब मुझे नहीं पता है कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, और वो उसमें बगावत के जुमरे में आता है। आर्टिकल 6 की आप बात कर रहे हैं, मतलब मैं आर्टिकल 6 तो वो एक और बिल्कुल रिलेटिवली सेडिशन में आता है, या सेडिशन की कोशिश करने के अंदर आता है। वो किस तरह से लेके जाते हैं, वो जब तक कोई चीज़ सामने कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर नहीं आती है, वो देखने की बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मतलब जब हमेशा 16 दिसंबर जो है वो हमारे टॉक शोज का हिस्सा होता है, हमारी तारीख का हिस्सा होता है, हमारे उसके अंदर होते रहते हैं। 2 लाख हुआ पाकिस्तान, मतलब वो कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें जिसका भी किरदार था हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर, वो उसके अंदर बड़ी तौर के ऊपर वाज़ेह है। लेकिन उस सारी सिनारियों को इस तरह से डेवलप करके एक एलेज करना जो अनफाउंडेड किस्म का हो, तो मेरा ख्याल कि वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया शुरू होता है। और उस पर क्या गवर्नमेंट किस तरह से लेके चल रही है, वो साइफर वाली तौर के ऊपर उस तरह का केस बनाएगी या फिर कुछ और चीज़ें हैं, तो डिटेल्स नहीं है। तो ठीक है बगैर साहब, जिस तरह बात हुई 1971 के हवाले से ट्वीट थी बानी पीटीआई की कि उसके ऊपर पंजाब हुकूमत को ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई केस भी इस हवाले से बनाया जाए। आप भी यूनिफॉर्म पर्सन रहे हैं, तो जो इस तरह के केसेस वैसे बनते हैं उसका पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी मतलब देखा माजी में कोई इसके ऊपर सजाएं हुई नहीं, एक पॉलिटिकल केसेस उसको समझा जाता है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव इशू है। जिस तरह मैंने कहा आप भी यूनिफॉर्म पर्सन भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कि केस बनता है तो उसका मुस्तकबिल भी क्या होगा? पहले तो बात यह है कि इस वक्त जाके पोलराइज सोसाइटी है और इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। इस मौके पे पूरी कौम को यूनिटी दिखाने की है, बजाय कि आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। जो दुश्मन का नैरेटिव एक ही है
कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम में खलीज को बढ़ा दिया जाए, दूर किया जाए, कॉन्फिडेंस ख़त्म किया जाए, फ़ौज को कमज़ोर किया जाए और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे लिबिया, इराक, सीरिया की प्रॉब्लम रही है। इस मौके पे ऐसी बातें इशू नहीं करनी चाहिए। आप इस वक्त पॉजिटिव रखें, पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, उसमें जो रोल अदा करना है, आप असम्बली में जो क्रिटिसाइज करने हैं हुकूमत को ज़रूर करें। बड़ा ही फील के नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर फौज को आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि यही इंडिया में देख लें, मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ कभी किसी की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में रॉ के मुतालिक या अपनी आर्म फोर्स के मुतालिक बात कर सके। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो ट्रोलिंग भी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। इससे देखें शहीद होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग शहादतें दे रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है। इट सीरियसली अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रूप्स। हमें ये देखना है कि ये आम बात नहीं है। जो पहाड़ों में लोग बैठे हुए, बर्फपोश पहाड़ों पे, हजार पहाड़ों पे, डेजर्ट में, जहाँ भी माइनस टेम्परेचर में, वो लोग जब ये बातें सुनती है कि हमारे शहीदों के बारे में ये बात हो रही है, हमारे निशाने अदल लवाकीन के बारे में 9 मई को बात हुई वो हो रही है, इट सीरियसली अफेक्ट द मोरल। और इस वक्त ये चीज़ हमें ख़ास तौर पे जब अज़्म इस्तेकाम की बात हो रही है, मीन के पूरी कौम को इकट्ठा होने, यू फाइट एज अ नेशन, हमें बहुत बड़ा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी। आज भी जिस तरह बाजौड़ में हमने देखा एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, साबिक सेनेटर जो हैं वो शहीद हुए हैं, अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश है जी। तो इस तरह की बातों के लिए पूरी कौम को तैयार होने की बात है कि अभी भी देखें, जब अज़्म इस्तेकाम की बात हुई, अब कोई पार्टी कह रही है नहीं होना चाहिए, आप क्या अपने जवानों को, अपने अवाम को, अपनी सिविल फोर्सेस को, ये जो लश्कर लेके फिर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनके हाथों मरने दें, या पूरी कौम खड़ी हो जाए कि नहीं, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। और इसके लिए ओनर्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फौज देखें दहशतगर्द के खिलाफ तो लड़ रही है, कब बहुत अरसे लड़ रही है, बट दहशतगर्दी खत्म करनी है तो पूरी कौम को और हुकूमत को ओनरशिप लेनी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि ये अच्छे तरीके से ऑपरेशन करें और ये करें। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड देखें, दुश्मन चाहता है कि मतलब कि जिस तरह पहले ऑपरेशंस हुए हैं, मिलिट्री पे सवात में हो, ज़रबे अज़ब हो, पूरी कौम जो है मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी हुई थी, एक नेशनल कंसेंसस पाया जा रहा था। अज़हर साहब, ये जो मसाइल हैं, जो कौमी मामलात हैं, इन पे तो आप लोगों को ऑन बोर्ड होना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए, जिस तरह बात कर रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए कि बड़ा ऑपरेशन अगर शुरू होता है तो उसमें आपको भी, क्योंकि आप उस सूबे में आपकी गवर्नमेंट है। देखिए, मैं एक पहली बात बताऊं, गवर्नमेंट हमारी है ना, तो हमारी असेंबली बैठी है, वो बैठकर देखिए कि क्या हमने क्या ऐसा कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब कहा ये ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ये नहीं कहा। हम आपको मुल्क की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट बैठ के डिबेट कर लें, इसमें डिबेट में क्या अर्ज है? अर्ज क्या है? पार्लियामेंट में मुकद्दम मानते हैं ना, तो बात सिर्फ इतनी है, इस पे पार्लियामेंट में बैठकर डिबेट कर लें। तो आप देखिए, हमारे शोधा हमारी जानों से ज्यादा अजीज हैं। 9 मई का बयानिया जो कोई भी है, जो लोग हैं, अभी तक कितने के लोग साबित हुए हैं आप। लेकिन चले, वो जो एपेक्स कमेटी इजलास था, आपके सीएम वहां पे मौजूद थे, जाती हैं, मजम्मत करते हैं भाई, वहां की जो असेंबली है 18वीं तरमीम के बाद ये सारा जो आप लेके जाएं, वो डिस्कशन हो, पार्लियामेंट बैठ के मंजूरी दे, सुबह ये असेंबली मंजूरी दे, कोई एतराज नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी फर्द हो गए, ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसको ना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। आप ना जमीयत उलमा इस्लाम का ले लें, ANP ले लें, या तो हम पे मत इल्जाम लगाए ना इस बात को। अब अगली बात मैं आपके सामने कर दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, हमने वो एक सहाफी हमारे दोस्त हैं ना, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो अड्डियाला जेल में पहुंच जाते हैं। अच्छा, किसके कहने पे गए? क्या कोर्ट रिपोर्टर थे वो बैठ के कोई बताते हैं कि जनाब मैंने सुना, मैंने देखा, हैदराबाद साजिश की तर्ज पे एक ड्रामा रचाना था। वो जब देखा काबीना में, जब वो चीजें गई, उन्हें कोई सबूत ही ना मिला। क्योंकि बात बड़ी है ना, क्या सबूत है? और वो, अच्छा, उससे पहले नवाज शरीफ की अपनी बातें देख ले। नवाज शरीफ के बारे में पता है रोग आर्मी क्या करते थे? गुलभूषण यादव, डॉन लीक्स। चलिए ये माजी की बातें और एक तल्ख माजी है हमारी सियासत का। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपसे ही सवाल है कि जो मौलाना को लेकर एक आपके दो राय पाई जा रही है, सूबाई हुकूमत एक अलग मौक़िफ़ रखती है, असद कैसर साहब का एक अलग इस हवाले से मौक़िफ़ है, इस पर आप पार्टी मतलब बहसियत पार्टी क्या सोच रहे हैं? अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अजहर सिद्दीकी साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पहले फ्रीजिंग से अब आप किसी जगह पर पहुंच गए, कहाँ ट्रैवल करके कहाँ पहुंचे? इस्लामाबाद तो नहीं आए वो? आप 2 ग्रुप कल मिलने हैं सुना है, आप भी मिलेंगे किसी ग्रुप की जानिब से खान साहब को? अच्छा, मेरी मुलाकात इंशाल्लाह जुमे वाले दिन होगी। अच्छा। मैं 2 दिन यहाँ इस्लामाबाद में ही था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 बड़े अहम लगे थे कमात। एक तो है कि सेक्शन 215 वायरिस चैलेंज की है, टेकिंग अवे ए सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। रूल 94 जो कहता है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलेगी जिसमें इंतखाबी निशान होगा, और वो इलेक्शन कमीशन कल भाग गया। यानी मैं वो बहाना ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जेर इल्तवा है। दूसरा मामला बड़ा अहम है, वो ये है कि पैमरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये जो बंद करने की, आवाज बंद करने की एक साजिश, अपना कोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं होगी, वो सारी वो उस दिन हुआ था जिस दिन साइफर वाला मामला चला। कुछ हमारे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कुछ रिमार्क्स दिए, उसके बाद कह दिया जी टिकर भी नहीं चलेंगे। वो आज कंक्लूड हो गए, इंशाल्लाह बेहतर आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, मैंने बाकायदा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 21 और 19 पढ़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, अभी अपना हारिस नवाज साहब का इमरान खान के नाम पे पाबंदी है, पानी पीटीआई की बजाय इमरान खान का नाम क्यों नहीं लेते? किसने पाबंदी लगाई है? कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो बात बड़ी बात है, हम भी मुसलसल ले रहे हैं, वैसे इमरान खान ही नाम ले रहे हैं उनका, जी नाम से पुकार रहे हैं उनको हम भी। अच्छा, 11 और 12 सफा है ना, 11 और 12 सफा मैंने पढ़ा। मैंने कहा क्या होगा, आप पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं इस बात के ऊपर, यानी हम सिग्नेटरी हैं, हम यूएनओ को जो मर्जी के वर्किंग पेपर है या नहीं है, उस 17 पेज की सफे की रिपोर्ट में बार बार उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा, गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड में चीजें लिखी हुई हैं। और दूसरी बात है, खुदारा मैंने आज कहा, मैंने कहा अगर आप ये सहाफत पे इस तरह की पाबंदियां लगाएंगे, कल मजाक उड़ेगा आपका। मैं अभी नहीं जाना चाहता, ना हमारी सहाफती तंजीमें इस मामले को यूएनओ में ले जाना चाहती हैं। जिस दिन ले गई, जितने सहाफी इस मुल्क में कत्ल हुए हैं, ज्यादतियां हुई हैं, और आपने वो देखा डेफेमेशन एक्ट 2024 जो है वो मैंने चैलेंज किया है, सुबह वो भी लगा हुआ है। मैंने वो सारी बातें सारी सामने रखी, सिर्फ हेर से पे या बाकी बातों पे नहीं। और अगली बात जो है ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये भी तल्ख हकायक हैं कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो पीका जैसे कवानीन भी आते हैं और बहुत से मामला जो अपोजिशन में होते हैं हमारे साथ मिल जाते हैं। ये भी हिस्ट्री में सारी जो है चीजें मौजूद है कि किस हुकूमत ने बतौर सियासी बात क्या किया। हारिस साहब, आप ये बता दें कि जिस आप देख रहे हैं अभी आप इनके दौर के अंदर तो जो है सहाफियों को जेल भेजा गया, मीडिया गिरफ्तारियों मुस्बत रिपोर्टिंग भी करनी थी, वो करके और वो फिर मुस्बत रिपोर्टिंग वाली बात। चले हारिस साहब, आप मुल्क में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन जमात है, जमात इस्लामी, वो भी इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर चुकी है। पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है वो भी एहतजाज की कॉल दे चुकी है। तो ये अनरेस्ट मजीद नहीं बढ़ेगा इस तरह के मामला से? देखें, एक तो इकोनॉमी का बिल्कुल जो खास बजट के अंदर जो बात, आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट बजट के जो महंगाई की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बात ये है कि IMF डजन से वो ये कहते हैं जी कि हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं ये टैक्स लगाओ, ये लगाओ, इतने पैसे लेकर आओ, ले जाओ। हमें अपना घर ठीक न करने के, हमने अपने आप के इन हाउस क्या ठीक किया? क्या हमने FBR में जो 3000 अरब चोरी होता है उसका कुछ सद्देबाब किया? क्या 1000 अरब जो हम स्टेट कॉर्पोरेशन, PIA, रेलवे, स्टील मिल एंड सो ऑन ऑर्गेनाइजेशन खारिज करते हैं, उसको हमने कोई हल निकाला, प्राइवेटाइज किया? क्या हमने मुल्क में ऑस्टेरिटी ड्राइव की? क्या हमने 17-18 मिनिस्ट्री फालतू जो है NFC में, उनको हमने को $300 रुपए बचाए? क्या हमने प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, CM हाउस, गवर्नर हाउस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो सारे 5 स्टार होटल के खाने और डीप ब्रेक्स आती हैं, क्या उस पर कमी की? मिनिस्ट्रीज को हमने कंट्रोल किया कि जो आपने एक गाड़ी 2 गाड़ी फेडरल सेक्रेटरी लेगा, बाकी इतना डीजल कम कर रहे हैं, ये किया नहीं किया। सो दीज आर डूएबल्स। आपको चाहिए, आपने डेवलपमेंट फंड 1500 अरब रुपया रखा है, डेवलपमेंट फंड MNA MPs को देने के लिए 1-1 अरब रुपया या 80-60 करोड़ रुपया की वो खाएं और उसके बाद उसको लूटें और उसके बाद इलेक्शन दिया। तो ये क्या हमने काम किए? वो IMF वर्ल्ड बैंक ये नहीं कहते कि टैक्स लगाए, वो इसलिए कहते हैं कि आप उनको कहें 1500 अरब रुपये का हम डेवलपमेंट फंड नहीं कर रहे, हम 500 रुपये ऑनगोइंग स्ट्रीम को करेंगे, 10,000 अरब हम इसे अभी दफा जो है वो हम पेट्रोल की कीमत में कंट्रोल करेंगे, बिजली कंट्रोल करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, आपको हम पैसा देंगे, हम ये ऐसे रिकवर करेंगे। आप 3000 अरब अगर आपने FBR में चोरी हो तो आप कहते हैं चलो 1000 अरब में जब हम कोशिश करके बचा लेंगे, ये 3, 5, 6, 7 बिलियन डॉलर बन जाते हैं। यू आर बेगिंग देम फॉर $1 बिलियन।
क्या किसी ने किया? ये सब सिर्फ पैसे भरने की बात है। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि जो हुकूमतें अपने अखराजात कम करने थे उस जानिब जो IMF की शराइत थी, जो IMF कह रहा था, उधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन आवाम पर जो टैक्सेस है उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया, वो सारा आवाम पर डाल दिया गया। आप हारिस नवाज साहब आपका और अजहर सदीक साहब आपका और अब्दुल हकीम सदीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया आज शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।